लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम अर्थ के हीट बजट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया था, क्लाइमेट डिस्कस किया था, अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स डिस्कस की थी। उसके बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, फैक्टर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करके हम अर्थ के हीट बजट पे हम रुक गए थे। ठीक है, आज की जो हम स्टार्ट करेंगे, हम जो स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो फटाक से बिना, क्योंकि हम थोड़ा सा डिले कर गए हैं कि ये सेशन काफ़ी टाइम बाद है आपका, तो इसको एक बार देख लीजिएगा सेशन को कम्प्लीटली आप। हम क्लाइमेटोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, देखो ये वाले जो इमेज दिख रही है आपको, इसके अंदर जो आपको आइसोबार्स, सॉरी आइसोथर्म्स बोलेंगे, आइसोबार्स प्रेशर के लिए होती हैं, आइसोथर्म्स हैं जो, वो आपकी हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रही है। यहाँ पे जो लाइंस है ये हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रही हैं। देखो जहां पर आपका लैंड मास ज़्यादा है ना, वहां पर आप देखोगे टेम्परेचर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपका एशिया वाला ये रीजन देखो, आपका जिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे 15 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है ना, वो 15 डिग्री थोड़ा सा नीचे अचीव होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पर लोअर लैटिट्यूड भी ज़्यादा हीट होंगे आपके, लोअर लैटिट्यूड्स भी आपके ज़्यादा हीट होंगे। तो ऑब्वियसली जब आप आइसोथर्म्स देखोगे ना, लैंड के ऊपर थोड़ी सी नॉर्थवर्ड शिफ्ट होंगी, थोड़ी सी नॉर्थवर्ड आपको आइसोथर्म्स देखने को मिलेंगी, राइट। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल टेम्परेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके, देखो कि जब आप सरफेस तह से अर्थ के ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा कॉन्टिन्यूसली, ये आपको याद रखना, अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू हाउ टेम्परेचर चेंजेस एज यू मूव अप इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर मूव करते हो तो टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है, उसी को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपका बोलेंगे, राइट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है दैट एक्चुअली में इट फॉल्स, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की कैसे चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं, कि जो टेम्परेचर है कैसे डिक्रीज कर रहा है आपका। सो इन जनरल टेम्परेचर टेंड्स टू डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो वो डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा एल्टीट्यूड जैसे आप इंक्रीज करोगे आपका अर्थ का टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट इज नॉट ऑलवेज सेम बट इट डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, सीजन, लैटिट्यूड। देखो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एक जनरल लैप्स रेट होगी, जैसे एक जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है, एक एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हर एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे, हर एक लैटिट्यूड पे, सीजन के हिसाब से, कॉन्टिनेंट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट मान लीजिए वो दैट इज 6.4 डिग्री की पर किलोमीटर की, जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन ये 6.4 डिग्री यूनिवर्सल नहीं है कि सब जगह सेम ही डिक्रीज करेगा। ओके, ये डिपेंड करता है सीजन पे, लैटिट्यूड पे, हाइट पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। दिस वाज द लैप्स रेट। और हाइट के साथ कैसे टेम्परेचर आपका चेंज करता है, देखो हाइट के साथ जो टेम्परेचर आपका चेंज कर रहा है ना, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। टेम्परेचर इन्वर्जन फीचर्स अ लेयर ऑफ वार्म एयर ट्रैप्ड अबव एयर ऑफ कोल्ड एयर। देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कि एक आपके पास ये कर्व है, ठीक है जी, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट है, ठीक है। एज यू मूव टू, हम बोल रहे हैं कि जैसे आप अर्थ के ऊपर की तरफ मूव करोगे सरफेस से, तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, हाइट के साथ डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो लोअर लेयर होगी उसके अंदर जो एयर होगी दैट वुड बी द वार्म एयर, और ऊपर की तरफ जो एयर होगी दैट वुड बी द कोल्ड एयर। ओके, एक्चुअली में तो ऐसा ही होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, अपोजिट, कि जो नीचे एयर होती है दैट वुड बी द कोल्ड एयर और ऊपर एयर होगी वार्म एयर। तो यही पॉइंट है कि ऊपर एयर होगी वार्म एयर। फीचर्स लेयर ऑफ वार्म एयर ट्रैप्ड अबव द कोल्ड एयर, हमने यही बोला आपको कि मान लीजिए अगर कर्व इस टाइप की बन गई, आपकी कर्व इस टाइप की बन गई कि जो ऊपर जो एयर है और जो नीचे एयर है, ऊपर वाली जो एयर है दैट इज वार्म, नीचे वाली जो एयर है, नीचे वाली जो हवा है दैट इज कोल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर होगा क्या, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऊपर जो वाली हवा होगी और जो नीचे वाली हवा होगी, ये ऊपर वाली जो हवा होगी, एयर होगी, ये कोल्ड होगी, नीचे वाली जो एयर होगी वो वार्म होगी। लेकिन जब आप हाइट के साथ ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, कि जो ऊपर वाली एयर जो होगी वो वार्म होगी और नीचे वाली जो एयर होगी वो होगी कोल्ड एयर। ये कंडीशंस, ये कंडीशनल होता है, ये हर जगह नहीं होता। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है जहां पर ऐसा बनेगा। तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस को हट के बनेगा, ऊपर एयर गर्म है, नीचे एयर ठंडी है।
तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो पॉइंट है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन बनने की, जो मैंने अभी आपको बताया। लॉन्ग विंटर नाइट्स, लॉन्ग और विंटर नाइट्स पहली कंडीशन है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। क्लाउडलेस स्काई, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर, ग्राउंड के पास ड्राई एयर प्रेजेंस, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेज हवा, क्योंकि अगर हवा तेज है तो वो वहां की टेम्परेचर कंडीशंस को डिस्टर्ब कर देगी। तो क्लाउडलेस स्काई होनी चाहिए, क्लियर नाइट्स होनी चाहिए, विंटर नाइट्स होनी चाहिए, स्लो मूवमेंट होनी चाहिए एयर की, और स्नो ग्राउंड, जो स्नो कोड ग्राउंड होना चाहिए। ओके, तो यही तो है पॉइंट कि भाई नीचे वाला आपका जो सरफेस है वो ठंडा रहेगा, ऊपर गर्म हो जाएगा अगर नीचे फॉर एग्जाम्पल आइस कवर्ड सरफेस है। अभी टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन देखते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन कितने टाइप का होता है, देखो सबसे पहला जो है दैट इज माउंटेन वैली इन्वर्जन। ये कहां पर होता है, जहां लोअर लेयर ऑफ एयर कूल्स मोर क्विकली देन अपर लेयर ऑन द स्लोपिंग सरफेस ऑफ द माउंटेन्स। देखो हम क्या, हमारा पॉइंट यही है कि नीचे वाली जो हवा है उसका बेसिकली ज्यादा रैपिडली ठंडा होना, ज्यादा रैपिडली ठंडा होना। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल ये आप नाइट की पिक्चर देखो यहाँ पर, और ये आप डे टाइम की पिक्चर देखो। नाइट टाइम के अंदर होता क्या है, देखो डे टाइम होगा जब, तो जो आपकी जो वार्म एयर है यहाँ पर, जो लेट अस से कि दीज आर द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, तो यहाँ पर जो हीटिंग हो रही होगी, हीटिंग की वजह से होगा क्या एक्चुअली में, आपका जो भी वैल्यू यहाँ पे, जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पॉइंट्स पे, स्लोप्स एटसेट्रा यहाँ पे, तो वार्म एयर क्या होगी, राइज करेगी। जब वार्म एयर राइज करेगी तो वार्म एयर राइज होने के बाद जो नीचे की जो हवा होगी, नीचे वैली का जो फ्लोर होगा, वैली के फ्लोर पे कोल्ड एयर सिंक कर जाएगी, कोल्ड एयर सिंक कर जाएगी। तो होगा क्या कि नीचे की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी, और ऊपर की जो एयर है दैट वुड बी द वार्म एयर, दैट वुड बी द वार्म एयर। सेम थिंग हैपन्स इन द नाइट, कि अभी यहाँ पे ये डे टाइम था, नाइट टाइम पे क्या होगा, वैली फ्लोर से जो वार्म एयर है दिन के टाइम की, दैट वुड बी नो राइजिंग। वार्म एयर अगर राइज करेगी तो जो ऊपर से जो कोल्ड एयर है, जो फ्लोर से सेक्टर, जो आपको मान लीजिए वैली का स्लोप है, वैली के स्लोप से कोल्ड एयर नीचे की तरफ सबसाइड करेगी, और जो नीचे का फ्लोर होगा वैली का, वहां पर आपकी ठंडी हवा कोल्ड एयर हो जाएगी, और ऊपर जो होगा उसके वहां पर आपकी वार्म और गर्म हवा हो जाएगी। सो यहाँ पर अगेन आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, इसको बोलते हैं इंटरमाउंटेन वैली इन्वर्जन। दिस रिजल्ट्स इन द कोल्ड एयर सेटलिंग नियर द ग्राउंड एंड वार्म एयर अबव रिवर्सिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में रिवर्स हो गया, होना ये चाहिए नीचे गर्म ऊपर ठंडी हवा होनी चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट के हिसाब से। लेकिन जो ये फिनोमेना है, जब आपकी कोल्ड और क्लियर स्काइज होंगे उस टाइम पर आपकी जो स्लोप्स होगा, वैली है, वैली का जो स्लोप्स होगा, वैली के स्लोप से जो गर्म हवा है वो ऊपर राइज कर जाएगी। अब जो स्लोप्स होंगे, स्लोप्स और जो वैली का जो बॉटम होगा, फ्लोर होगा, वहां पर क्या होगा, जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ एंटर करना चालू कर देंगे। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जो वैली के स्लोप होते हैं, जनरली पहाड़ के अंदर रहने वाले लोग वैली के स्लोप्स पे घर नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ से बहुत स्पीड से, बहुत रैपिडली जो ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, वो बहुत स्पीड से सिंक कर रही होती है नीचे की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पर फ्लोर वैली के जो स्लोप्स होते हैं वहां पर घर नहीं बनाते। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वर्जन आता है ग्राउंड इन्वर्जन। देखो ग्राउंड इन्वर्जन इज अ कॉमन अकरेंस व्हेन एयर कूल्स अपॉन द कॉन्टेक्ट विद सरफेस। मान लीजिए कि ग्राउंड जो सरफेस है आपका, ग्राउंड सरफेस के अंदर से क्लियर नाइट्स के अंदर, कहां पर क्लियर, जैसे भी हमने बताया, अगर आसमान के अंदर क्लाउड्स नहीं है, क्लियर नाइट है, तो वहां पर क्या होगा, बहुत स्पीड से रेडिएशन लॉस होगा, बहुत स्पीड से कोल क्या होगा, रेडिएशन लॉस होगा। अब रेडिएशन लॉस होने की वजह से शॉर्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ही जो नीचे सरफेस के आसपास का फ्यू हंड्रेड मीटर ऑफ एरिया है वो बहुत ठंडा हो जाएगा उसके ऊपर वाले एयर एरिया के कंपैरिजन में। तो हम वही आपको पॉइंट बार में बोल रहे हैं बार बार कि जब मान लीजिए हम जो हमने ऊपर वाली कंडीशन बताई थी, अब ऊपर वाली कंडीशन भी यहाँ पर ही यूज हो रही है कि क्लियर स्काई है और आपकी वार्म क्लियर स्काई है, विंटर नाइट्स हैं, तो उस टाइम पे होगा क्या, बहुत स्पीड से रेडिएशन लॉस होगा अर्थ के सरफेस से। रेडिएशन लॉस जब भी कहीं से होता है तो वो पर्टिकुलर सरफेस ठंडा हो जाता है, हमें पता है इस बात का। तो रेडिएशन लॉस होने की वजह से ग्राउंड सरफेस है कोल्ड हो जाएगा एज कंपेयर टू द अबव सरफेस जो कि वार्म रहेगा। तो अगेन यहाँ पर आपका टेम्परेचर इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका ग्राउंड इन्वर्जन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सबसिडेंस इन्वर्जन। सबसिडेंस इन्वर्जन पे देखो, जब लार्ज एयर मास जो डिसेंड करते हैं ड्यू टू कंप्रेशन, देखो बहुत सारे एरियाज होते हैं, हम देखेंगे कि कहाँ पर
अर्थ के बहुत सारे सरफेस पे एरियाज हैं जहां पर एयर होती है वो डिसेंड करती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब एयर ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंड कर रही होती है तो हमें पता है कि डिसेंड करते टाइम ऊपर एयर जो होगी वो वार्म एयर डिसेंड कर रही है। मान लीजिए वार्म एयर ऊपर से नीचे डिसेंड कर रही है तो ऑब्वियसली जो ऊपर हवा है दैट इज मोर वार्म एज कंपेयर टू द एयर बिलो इट, एज कंपेयर टू द एयर बिलो इट। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है एयर इन्वर्जन का, दो इन्वर्जन का। ओके, so this is this is third type of the temperature inversion. This forms when large air mass descend and warms up due to conversion. The warm air can then settle over the cold air of the surface. जो हमने अभी आपको बताया कि ऊपर से नीचे वार्म एयर सबसाइड करे तो ऊपर वाली एयर ज्यादा गर्म है, नीचे वाली एयर कम गर्म है कंपैरेटिवली। तो हम कंपैरेटिव ही देख रहे हैं, ऊपर वाली एयर वार्म है, नीचे वाली एयर कोल्ड है। तो अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन स्टैब्लिश हो रही है जहां पर सबसिडेंस हो रहा है वहां पर भी। ठीक है, अभी फोर्थ टाइप ऑफ इन्वर्जन हम देखते हैं, फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है। देखो जहां पर फ्रंट्स बनते हैं, ये हम फ्रंट्स के बारे में जब हम टेम्परेट साइक्लोन्स कर रहे होंगे, एट द टाइम ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स हम डिटेल में इसको करेंगे कि फ्रंट्स कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। अब बस अभी आपको ये देखना, एक बहुत बड़ा एयर मास, बहुत बड़ा एयर है, एयर का एक बहुत बड़ा मास है कोल्ड एयर, एक साइड में एयर का बहुत बड़ा मास है जिसको हम वार्म एयर बोलते हैं। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं, क्लाइड करते हैं, तो होता क्या कि जो कोल्ड एयर होती है वार्म एयर को ऊपर की तरफ पुश कर देती है और कोल्ड एयर नीचे स्पेस बना लेती है कोल्ड एयर, और इस टाइप का एक स्लांटिंग सरफेस बन जाता है। इस स्लांटिंग सरफेस के अराउंड ही हम बोलते हैं नीचे की तरफ जो है वो कोल्ड एयर होती है और ऊपर की तरफ जो होती है वार्म एयर होती है, वार्म एयर होती है। अगेन यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन स्टेप बन रही है, टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर नीचे हमें पता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन में ऊपर गर्म हवा होगी और नीचे ठंडी हवा होगी। तो हमने चार टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन आपको बताया, इंटरमोंटेन हमने आपको बताया पहला, सबसिडेंस हमने आपको बताया, सरफेस बताया और फ्रंटल बताया। तो चारों टाइप के इन्वर्जन होता क्या है ये आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। देखो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहला इंपैक्ट ऑन द वेदर। देखो जो वार्म एयर होती है दैट एक्ट्स एज ए लीड, हमने अभी आपको बता दिया कि ऊपर जो हवा होगी वो ऊपर गर्म होगी, नीचे हवा ठंडी होगी, कोल्ड एयर होगी। अभी जो ऊपर वार्म एयर होती है ये एक लीड की तरह एक्ट कर रही होती है, लीड की तरह। तो ये क्या करती है, लीड की तरह जब एक्ट करती है तो ये मिक्सिंग को रोकती है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ एयर को रोकती है। सो दिस लिमिट्स द वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर एंड रेस्ट्रिक्ट्स द क्लाउड फॉर्मेशन। तो जहां पर भी इन्वर्जन बनेगा वहां पर आपके रेनफॉल की कंडीशंस नहीं बनेंगी जी, रेनफॉल की कंडीशन आपकी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। ओके, क्लाउड रिस्ट्रिक्ट द क्लाउड फॉर्मेशन, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। देखो जब एक तो क्या होता है कि यहाँ पे काम कंडीशन जब बन जाएगी, काम कंडीशन एकदम काम कंडीशन बन जाएंगी, विंटर्स का टाइम होगा, मिक्सिंग हो नहीं रही है एयर की, तो जो भी आपके पार्टिकल्स हैं डस्ट के वो ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप हो, और ठंडी और विंटर कंडीशन तो फॉग बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डेंस फॉग्स एट नाइट और हाई पोल्यूशन बन जाता है बेसिकली। जो हम यहाँ पे अगले पॉइंट बता रहे हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन पोल्यूटेंट्स को भी ट्रैप कर लेती है। ओके, पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेती है, दिस लीड्स टू हेजी कंडीशंस। और विंटर का हमने आपको बता दिया यहाँ पे पॉइंट, इंपैक्ट। अब देखो कोल्ड एयर ट्रैप हो गई है ग्राउंड के पास नजदीक, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड फ्रोस्ट, जब भी हमने बताया कि भाई ग्राउंड के नजदीक कोल्ड एयर कंडीशन ट्रैप हो गई तो वहां पर क्या होगा, फ्रोस्ट बन जाएगा। अब फ्रोस्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, क्रॉप्स को डैमेज करेगा। सो दिस इज द पॉइंट कि एयर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कितने टाइप का होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। देखो ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है दैट कैन बी रीच्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर। देखो हमें पता है कि भाई जब भी इवेपोरेशन होगा किसी भी सरफेस से तो वहां पे टेम्परेचर कम होना चालू हो जाएगा, रिड्यूस होगा वहां पे टेम्परेचर। तो ये रिड्यूस होते होते जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। इट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मेजर कैसे करते हैं बेसिकली इसको, कि थर्मामीटर के ऊपर वेट क्लोथ, ओके, भीगा हुआ कपड़ा हम लपेट देते हैं और फिर एयर का टेम्परेचर, उसको एयर पे एक्सपोज करते हैं, फिर उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, क्यों पढ़ रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर को, कि मिनिमम टेम्परेचर जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर से निकलता है। देखो इट इंडिकेट्स हाउ स्वेटिंग कैन कूल द ह्यूमन बॉडी, हाउ स्वेटिंग कैन कूल द ह्यूमन बॉडी। सो अभी जो वेट बल्ब टेम्परेचर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि एट दिस पॉइंट कोर बॉडी टेम्परेचर राइजेस, रिस्किंग द हार्ट स्ट्रोक एंड डेथ रिस्क। ओके, सो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉडी का, इसके बाद बॉडी कूल होना बंद कर देगी और आपका एयर के अंदर उतना ही आपका मॉइस्चर लेवल है, राइट, उतना ही ह्यूमिडिटी लेवल है, बॉडी कूल करना बंद कर गई है। तो इट इज द
what happens is the core body temperature rises, so it leads to risk of the heart stroke and the death. Okay, so threshold of the survivability is around 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर फॉर 6 आवर्स। तो अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर है 6 घंटे तक, तो उसी टाइम तक एक सर्वाइवेबिलिटी मानी जाती है WBT की। ओके, WBT के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखो हमने हेल्थ पे बताया कि हीट स्ट्रोक, एग्जॉशन एटसेट्रा, ऑर्गन फेलियर का डर रहता है। एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट होता है, बेसिकली वाटर स्ट्रेस इंक्रीज होता है, आपका यील्ड कम हो जाती है, क्रॉप्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली आपका जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, पावर एटसेट्रा, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ओके, सेम गोज आउट विद द मिलिट्री ऑल्सो, कि ट्रेनिंग बिकम्स हार्ड, अर्बन लाइफ अगेन, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स इंटेंसिफाई अमंग द पीपल। ओके, सो हमने वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिया। देखो अभी हमने जो भी डिस्कस किया कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली कैसा होता है, उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं और पेस भी कम कर सकते हैं अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो, बट हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो हम इसीलिए थोड़ा फास्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखो प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है, अब प्रेशर बेल्ट्स पे आ जाते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, इंपॉर्टेंट, प्रेशर और प्रेशर बेल्ट्स पे। देखो वो एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस जहां पर प्रेशर, सेम प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड। हमें पता है कि भाई फॉर एग्जांपल ये अर्थ के इक्वेटर के आसपास का एरिया, यहाँ पे एक टाइप ऑफ टेम्परेचर, एक टाइप ऑफ प्रेशर है। सिमिलरली 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर एक टाइप ऑफ प्रेशर कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही 55 टू 65 डिग्री तक एक टाइप ऑफ एरिया है जहां पर एक टाइप ऑफ प्रेशर कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। तो दो टाइप की प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, एक थर्मली इंड्यूस्ड होती है, एक डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स होती है। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स आर द रीजन्स ऑफ अर्थ सरफेस जहां पर जो वेरिएशन होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय टेम्परेचर, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय टेम्परेचर। सो ये जो बेल्ट बनती हैं ये सोलर रेडिएशंस की अनइवन हीटिंग की वजह से बनती हैं। कि देखो ऊपर से नीचे तक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, और उसी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की अनइवननेस की वजह से, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की अनइवननेस से, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की अनइवननेस की वजह से जो आपकी बेल्ट्स बनती हैं दैट आर कॉल्ड दी प्रेशर बेल्ट्स, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। तो इस थर्मली इंड्यूस्ड जो प्रेशर बेल्ट है वो दो होती हैं, एक आपकी इक्वेटर पे और एक आपकी पोल्स पे। पोल्स पे इक्वेटर पे जो बनती है वो हीटिंग की वजह से और पोल्स पे कूलिंग की वजह से। तो इक्वेटोरियल जो प्रेशर बेल्ट बनती है आपकी, उसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे बनती है। देखो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है, ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस होता है जहां पर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती है। ट्रेड विंड्स के बारे में, ट्रेड विंड्स क्या होती है, जो यहाँ से जो एयर फ्लो करती है, ऐसे जो एयर फ्लो करती है, क्योंकि हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है 0 डिग्री के आसपास, और 30 और डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से नॉर्थ से लो प्रेशर की तरफ जो एयर फ्लो करती है, दीज आर कॉल्ड, दीज विंड्स आर ग्लोबल विंड्स, और इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो अभी ब्रीफ में समझ लो, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रेड विंड्स के बारे में। तो सबसे पहला जोन ऑफ कन्वर्जेंस बनता है 0 डिग्री के आसपास, जो डोल्ड्रम है, जो लो प्रेशर बेल्ट है। तो ये लाई कहाँ से कहाँ करती है, 0 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच में ये लाई करती है। इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत काम होती है, यहाँ पे एयर कंडीशंस काम होती हैं। और ये काम क्यों होती है, दिस इज बिकॉज एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स, सिंस विंड्स अप्रोचिंग दिस बेल्ट बिगिन टू राइज नियर द मार्जिन। देखो होता क्या एक्चुअली में, हम ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स है, इस टाइप की एक बड़ी बेल्ट बन गई, यहाँ पे एक बड़ी बेल्ट बन गई है, और लगभग 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। अब देखो हमने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ विंड्स प्रोग्रेस कर रही हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ साउथ में विंड्स यहाँ की तरफ अप्रोच कर रही हैं। जब ये विंड अप्रोच करती है, जो ये मार्जिन है, जो सरफेस है 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इन मार्जिन पे ये विंड राइज कर जाती है, इन मार्जिन पे ये विंड राइज कर जाती है। तो जो बीच वाली कंडीशन है वहाँ पे कामनेस होती है, कोई कंडीशन, कोई आपकी वर्टिकली एयर राइज नहीं कर रही होती है। ओके, सो दैट्स वाई इन काम कंडीशंस की वजह से इसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं। तो वर्टिकल जो कन्वेक्शन है कैरिंग मॉइस्चर, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि जो ये ट्रेड विंड्स है इनके पास ह्यूज मॉइस्चर, क्योंकि ये समुद्र को क्रॉस करके आ रही होती है, तो समुद्र को क्रॉस करके आ रही होती है, इनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को ही ऊपर लेकर के ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ मॉइस्चर जाएगा इन हवाओं के साथ, तो कंडेंसेशन भी चालू होगा। अब कंडेंसेशन हैवी कंडेंसेशन होता है, क्योंकि बहुत रैपिड बेसिकली कन्वेक्शन होता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हैवी कंडेंसेशन होने की वजह से यहाँ पे कैसे क्लाउड बनते हैं, बहुत हैवी क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। क्या बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से बहुत हैवी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हमने बता दिया कि आपको एक काम कंडीशन है, कोई साइक्लोन नहीं बनेगा, कोई कोरियोलिस फोर्स भी नहीं होती, यहाँ पे जीरो कोरियोलिस फोर्स होती है, ठीक है, जीरो कोरियोलिस फोर्स होती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपके डोलड्रम्स के बारे में आपको याद रखने हैं कि डोलड्रम्स क्या होती हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोलड्रम, 10 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। अब आते हैं प्रेशर बेल्ट में सेकंड डायनामिक थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट पे, जिसको हाईपोलर प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। पोलर हाई प्रेशर जो बेल्ट है वो 90 डिग्री के आसपास बनती है, यहाँ पर पोलर एरियाज के अंदर बनती है, ओके, पोलर हाइज पे बनती है। यहाँ पे पोलर जो रीजन्स होते हैं हमें पता है कि वहाँ पर जो सनलाइट होती है वो स्लांटिंग होती है, बेसिकली सनरेज स्लांटिंग सनरेज रिसीव करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थ्रू आउट द ईयर लो रहता है, थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर होता है पोलर एरियाज का वो लो रहता है। और हाई प्रेशर की वजह से और यहाँ पर टेम्परेचर लो होने की वजह, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है 0 डिग्री के आसपास, तो लो प्रेशर बनता है, यहाँ पे डेवलप होता है। तो टेम्परेचर हाई रहने की लो रहने की वजह से पोलर एरियाज के अंदर टेम्परेचर लो रहने की वजह से तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। तो हाई प्रेशर जोन जहाँ पे डेवलप होगा वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे एयर राइज नहीं करेगी, तो वहाँ पे एयर क्या करेगी? सबसाइड करेगी। तो कोल्ड और ड्राई एयर सबसाइड कर रही होती है यहाँ पर। सो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट द सबसाइडिंग एयर गेट कन्वर्टेड इनटू एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि कैसे ये है कि ऊपर वाला जो एरिया है नॉर्थ पोल का, मान लीजिए यहाँ पे एयर सबसाइड कर रही है बहुत रैपिडली, जैसे हमने बताया कि हाई पोल हाई प्रेशर एरिया, तो जब वो सबसाइड करेगी तो वो सबसाइड करते टाइम वो रोटेट कर जाती है एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में। आपको याद रखना नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो सर्कुलेशंस बनती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनती हैं, और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर जो सर्कुलेशन बनती है वो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बनती है। इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर बनने वाला कोई भी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और साउथ हेमिस्फीयर में बनने वाला कोई भी साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोलर एरियाज के ऊपर फॉर एग्जांपल जब एयर डिसेंड कर रही होती है तो वहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाती हैं, राइट, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाती है। और ये एंटी जो साइक्लोनिक कंडीशंस बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको कैसे ट्रैप करके रखा जाता है ये सब आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स के बारे में डिस्कस किया। देन नेक्स्ट हमने बताया कि हम 4 टाइप की बेल्ट्स डिस्कस करेंगे, 2 हमने थर्मली इंड्यूस्ड की, 2 अब हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे। देखो डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स की जहां पर टेम्परेचर डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा, जहां पे प्रेशर डोमिनेंट फैक्टर होगा, बेसिकली बेल्ट्स के बनने में, ओके। सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स आर शेप्ड बाय एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स एंड द कोरियोलिस फोर्स, ओके। सो जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं। पहली है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरी है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं। सब ट्रॉपिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखो ये STHP जो है ये बनती है 30-35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर्स में। इस बेल्ट के आसपास क्या होता है? हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपने पोलर हाई प्रेशर के अंदर देखा था, हाई प्रेशर वहां पर बनेगा जहां पर हवा सबसाइड कर रही होगी, नीचे की तरफ आ रही होगी। सो दिस बेल्ट इज फॉर्म ड्यू टू सबसिडेंस ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन। ये कौन सी बात होगी? यहाँ पे पॉइंट समझने का इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो ये एयर सबसाइड कर रही होती है ये यहाँ पर, ये कहाँ से आ रही होती है? ट्रॉपिकल एरिया से आ रही है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास एयर राइज करती है, ये एयर राइज करने के बाद दोनों हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रेड कर जाती है ऐसे। अब स्प्रेड करने के बाद जो एयर है ये एयर सबसाइड कहाँ पर करती है? 30 डिग्री के आसपास सबसाइड करती है, 30 डिग्री के आसपास सबसाइड करती है। यहाँ पर सबसाइड जहाँ पर करती है वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, ये वाली STHP जिसको हम बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लो, हम ये बेल्ट्स के बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे। सो द हाई प्रेशर इज ड्यू टू ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ एयर एट द अपर लेवल ब्लो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। नथिंग बट ब्लॉकिंग इफेक्ट का मतलब यही हुआ कि जो यहाँ से आपकी जो एयर है जो कि आपकी इक्वेटोरियल रीजन से आ रही थी 30 डिग्री के आसपास, वो ब्लॉक होती है, सबसाइड करती है जहां पर हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है। सबसाइडिंग जो एयर होती है इज वार्म एंड ड्राई। वो वार्म, हमें पता है कि जो सबसाइड करेगी एयर वो वार्म होती है, ड्राई होती है, ओके। इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के, मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट्स हैं वो वर्ल्ड के यहाँ पर बनते हैं, इसी बेल्ट के अंदर बनते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे सहारा डेजर्ट की आप बात करो, वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस बेल्ट। यहाँ पे काम कंडीशन होंगी,
एंटी साइक्लोन कुछ किसी भी कंडीशन जहां पर आपकी एयर नीचे की तरफ होगी, राइज सबसाइड कर रही होगी, तो वहां पे आपकी उन कंडीशंस को बोलते हैं हम एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। सो डिसेंडिंग एयर करंट्स फीड द विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द एडजॉइनिंग लो प्रेशर बेल्ट्स, एडजॉइनिंग लो प्रेशर बेल्ट्स। ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश कर लो आप थोड़ा सा, कि देखो मान लीजिए इस टाइप से आप हॉरिजॉन्टली देख लो एक बार इसको, मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, राइट। यहाँ पर एयर सबसाइड कर रही है, एयर जो सबसाइड, अब जो एयर सबसाइड करेगी वो स्प्रेड कहाँ की तरफ करेगी, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करेगी टुवर्ड्स 0 डिग्री एंड टुवर्ड्स 60 डिग्री। यहाँ पे आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड है, तो जो हॉरिजॉन्टली जो सबसाइड कर रही है 30 डिग्री पे, जहां पर आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही हैं, एंटी, तो वहां पर वो हॉरिजॉन्टली आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वही यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा है, इस पॉइंट में, कि जो डिसेंडिंग एयर करंट्स हैं दे फीड द विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड द एडजॉइनिंग लो प्रेशर बेल्ट। तो ये वाली लो प्रेशर बेल्ट तो है, ये वाली 0 डिग्री पे, जिसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं। तो जो भी एयर यहाँ की तरफ मूव कर रही है उसको फीड करेगी, उसको फीड करेगी, यही इस लाइन में लिखा है, डिसेंडिंग एयर feed the winds blowing towards the adjoining low pressure belt. So the belt is frequently invaded by the tropical extratropical disturbances. ये जो छोटा सा एक लाइन है, इस लाइन को भी और डिटेल में समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये कंटिन्यूसली इन्वेड की जाती है ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस के द्वारा। तो ये हमने पहला देखा डायनामिकली फॉर्म्ड प्रेशर बेल्ट्स में। दूसरा डायनामिकली फॉर्म्ड प्रेशर बेल्ट में है लो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखो ये जो बनती है ये 60-65 डिग्री के आसपास बनती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अच्छा, इस प्रेशर बेल्ट के बनने का जो मेन कारण क्या होता है कि यहाँ पर दो एयर मास, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, दोनों कन्वर्ज कर रहे होते हैं। जो कोल्ड एयर मास होता है वो तो आ रहा होता है पोलर एरिया से, जो वार्म एयर मास होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया से। तो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर दोनों कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करने पर यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट होती है विच इज एविडेंट फ्रॉम द लो प्रेशर ओवर दिस जोन डिस्पाइट द टेम्परेचर बीइंग लो, डिस्पाइट द टेम्परेचर बीइंग लो। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। मान लो जैसे हम यहाँ पर, आपको डोल्ड्रम दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर ये कहाँ पर ये डोल्ड्रम आपको दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूस बेल्ट है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो ये वाली बेल्ट है जिसको हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोल रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती। मतलब क्या होगा इसका, कि यहाँ पर इस टाइप के पैचेज होते हैं, आपके लो प्रेशर के पैचेज होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होता लो प्रेशर एक ही जगह एक बेल्ट के दौरान एक ही तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूंगा मैं आपको यहाँ पे, कि अगर आपका ये वाला जोन है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर जोन ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पर आपका जो लो प्रेशर होता है, राइट, इट फॉर्म्स लाइक इन दिस मैनर, लो प्रेशर फॉर्म्स इन दिस मैनर। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड लो प्रेशर बनता है यहाँ पे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड लो प्रेशर बनता है आपका। ये जो आपका डिस्कशन है यहाँ पर, दैट इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड, आईटीसीजेड किस जोन को बोलते हैं, इक्वेटर के आसपास के जोन को बोलते हैं। आईटीसीजेड इज अ नैरो जोन नियर द अर्थ इक्वेटर, जहां पर जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर वाली कन्वर्ज कर रही होती हैं, और कन्वर्ज करने के बाद वो राइज करेंगे, क्लाउड बनेगी और रेनफॉल होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लो कि ये वाला जो जोन है, दिस जोन इज द लो, दिस जोन, दिस पर्टिकुलर जोन, ओके, दिस जोन, सॉरी ये तो यार, दिस इज द नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन इज द 0 डिग्री, राइट, दिस वन इज द 0 डिग्री। तो इस जोन के को ही हम क्या बोलते हैं, आईटीसीजेड बोलते हैं, इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। ये जनवरी के अंदर और जुलाई के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज सिंपल फैक्ट कि भाई जनवरी के अंदर जो आईटीसीजेड है वो साउथ के अंदर शिफ्ट कर जाता है, साउथ के अंदर शिफ्ट कर जाता है, और समर्स के अंदर जो आईटीसीजेड है, समर्स के अंदर ये नॉर्थ में शिफ्ट कर जाता है। इतना पॉइंट याद रखना आपका, आईटीसीजेड समर्स इन जुलाई के अंदर आईटीसीजेड आपका नॉर्थ में शिफ्ट कर जाएगा, और जब विंटर्स होंगे नॉर्थ के अंदर और समर्स होंगे साउथ के अंदर, तो वो समर्स टुवर्ड्स द साउथ माइग्रेट कर जाएगा आईटीसीजेड, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि हीटिंग वाले एरिया के अंदर रहता है कि आईटीसीजेड का जो जोन होता है जहां पर इंटेंस हीटिंग हो रही होती है ग्राउंड सरफेस की, वहां पर होता है। अब हमें पता है कि जो सन होता है, सन की अपेरेंट मूवमेंट होती है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो समर्स के अंदर जो सन होता है दैट वुड बी ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होने की वजह से अब ये 0 डिग्री पे नहीं रहेगा आईटीसीजेड, ये थोड़ा सा
नॉर्थ की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, नॉर्थ की तरफ देखो अगर आप इसको ग्रेजुअली आप इसको ध्यान से देखोगे ना, लेट मी शो यू, अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सी वाला एरिया, समुद्र का जो एरिया, समुद्र के एरिया के अंदर इतना नॉर्थवर्ड माइग्रेशन नहीं है आईटीसीजेड का, जितना कि कॉन्टिनेंटल एरियाज के अंदर माइग्रेशन है आईटीसीजेड का। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल एरियाज के अंदर जो सन है वो लैंड मास को बहुत रैपिडली हीट कर देता है, और जो पानी होता है, पानी इतना रैपिड हीटिंग नहीं होती है पानी की, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो भी सनलाइट होती है पानी के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर पे ओशियन के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि लैंड मास के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर एक सेम डे के अंदर, जहाँ पर सेम डे है और सेम सन रेज आपकी इफेक्ट कर रही है अर्थ सरफेस को, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर वाला एरिया ज्यादा गर्म होगा समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में। तो आईटीसीजेड वो नॉर्थ में कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा कॉन्टिनेंट के ऊपर एज कम्पेयर टू द ओशन। तो यही कारण है कि समर्स में नॉर्थ में तिब्बत और प्लेटू के पास चला जाता है आईटीसीजेड शिफ्ट करके। तो पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड शिफ्ट थ्रू आउट द ईयर मेनली फॉलोइंग द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, मेनली फॉलोइंग द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब समर्स होंगी तो जो सन रेज होंगी वो स्लैंट करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जिसकी वजह से जो आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ये हम बता चुके हैं आपको कि ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आईटीसीजेड मूव एज फार एज 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। और नॉर्थवर्ड जो शिफ्ट होता है वो इंटेंसिफाई किस वजह से होता है? क्योंकि नॉर्थ एशिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ज्यादा लैंड मास है, इसी वजह से इसका जो शिफ्ट होता है आईटीसीजेड का वो बहुत इंटेंस होता है। और इसी शिफ्ट की वजह से यही एक शिफ्ट होता है मेन रीजन, जिसकी वजह से कि इंडिया के अंदर मानसून आते हैं गर्मी के मौसम में, जुलाई अगस्त के सीन में। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जब विंटर्स होते हैं तो साउथ हेमिस्फीयर के अंदर समर्स होंगी। जब साउथ हेमिस्फीयर में समर्स होंगी तो सेम जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हुआ आईटीसीजेड साउथवर्ड शिफ्ट कर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। अब साउथवर्ड हेमिस्फीयर के अंदर जो शिफ्ट होता है वो लेस इंटेंस होता है, क्योंकि वहां पे लैंड मास इतना बड़ा नहीं है जितना एशिया, चाइना, इंडिया, तिब्बत प्लेटू के आसपास का एरिया है। तो इतना बड़ा लैंड मास नहीं है, तो जो शिफ्ट होगा इतना इंटेंस नहीं होता है आईटीसीजेड का ओवर दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमने देखा आपका आईटीसीजेड क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है आईटीसीजेड का। अभी तक हम यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स की डिस्कस कर चुके हैं कि डोल्ड्रम्स क्या होते हैं, उसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, और दो लो प्रेशर बेल्ट बनती हैं एसटीएच, जो कि आपकी हॉर्स लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को, और सब पोलार जो आपकी है यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट। ये हमने दो आपकी डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स देखी। उसके बाद आईटीसीजेड का डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट वुड बी दी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। सो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से। सी, वर्ल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इज द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड द प्लेनेट। हम टेम्परेरी छोटे सर्कुलेशंस की बात नहीं करेंगे, हम पहले लार्ज स्केल एयर मूवमेंट की बात करेंगे। सर्कुलेशन इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये होता क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉन्सिक्वेंटली जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जो अर्थ का हीट है वो अर्थ का सरफेस अनइवनली हीट किया जाता है सन के द्वारा। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो लार्ज स्केल मूवमेंट्स बनती हैं इस प्रेशर डिफरेंशिएशन के कारण, उन्हीं को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस को तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं बेसिकली, प्लानिटरी प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन और टर्सरी सर्कुलेशन। देखो, जो हम प्राइमरी सर्कुलेशंस की बात करते हैं, प्राइमरी सर्कुलेशंस, उनको प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं, उनको ग्लोबल सर्कुलेशंस भी बोलते हैं, प्रीवेलिंग विंड्स भी बोलते हैं इनको हम बेसिकली। ओके, और ये क्या हो, कांस्टेंट होती है, थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं ये। ओके, इसके तीन टाइप हम पढ़ेंगे, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ठीक है, देखो उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है सेकेंडरी सर्कुलेशन, जो कि रीजनल सर्कुलेशन होती है, सीजनल होती हैं बेसिकली, जैसे मानसून हो गई। ठीक है, थर्ड टाइप की होती है टर्सरी सर्कुलेशन, जो कि लोकल होती हैं बेसिकली, किसी भी लोकल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बनती हैं, लोकल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बनती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड सी ब्रिज, मान लीजिए लैंड सी ब्रिज, इसके बारे में भी देखेंगे अभी जब करेंगे हम इनको डिटेल में। लैंड सी ब्रिज बोल लीजिए फॉर एग्जाम्पल, चिनूक है, हरमटन है, ये सभी टर्सरी सर्कुलेशन में आती हैं। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं, डिटेल में थोड़ा करते हैं। यहाँ पे देखो, प्राइमरी सर्कुलेशन ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज है। सेकेंडरी सर्कुलेशन में मानसून आएंगे, लैंड सी ब्रिज आ गया। टर्सरी सर्कुलेशन में फॉर एग्जाम्पल आपकी चिनूक आ गई, फोन आ गई, सिरोक आ गई, टर्सरी सर्कुलेशन हो गई। अभी आते हैं प्राइमरी सर्कुलेशन पे, प्लानिटरी विंड्स पे, सॉरी। तो पहली जो सर्कुलेशन दैट इज द प्राइमरी विंड्स, जिसको प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं जिसको हम। सो दे आर कॉल्ड द प्राइमरी विंड्स और परमानेंट विंड्स बिकॉज दे रिमेन और फ्लो थ्रू आउट द ईयर एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, सो दिस विंड्स आर रिलेटेड टू थर्मल एंड डायनामिक इंड्यूस प्रेशर बेल्ट्स।
ओके, देखो हमें पता है कि ये 0 डिग्री है यहाँ पे अर्थ का, हमें पता है यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है 30 डिग्री पे, अभी बता दिया ऊपर, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। और हमने ये भी बताया था यहाँ पे आपकी एयर डिसेंड कर रही होती है, ऐसे यहाँ पर आपकी एयर डिसेंड करेगी 30 डिग्री। तो जो डिसेंड एयर करेगी वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, 0 डिग्री की तरफ, इक्वेटर की तरफ 0 डिग्री। अब ये स्ट्रेट मूव नहीं करती ऐसे, या स्ट्रेट मूव नहीं करती इस टाइप से, स्ट्रेट मूव इसलिए नहीं करती और ऐसे इसलिए मूव करती है कोरियोलिस फोर्स की तरफ, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और हमने आपको बताया हुआ है कि जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो एक अपेरेंट फोर्स होती है, एक अपेरेंट फोर्स होती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है, अर्थ के सरफेस पे मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है। और कोरियोलिस फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करती, केवल डायरेक्शन को चेंज करती है, केवल डायरेक्शन को चेंज करती है। कोरियोलिस जो फोर्स होती है उसकी वजह से जो डायरेक्शन है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर ऐसे मूव करना चाहेगा तो उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी, फ्री ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ आपको अपेरेंट होती है, और ये डिफ्लेक्शन राइट, रियल डिफ्लेक्शन होती है, अपेरेंट डिफ्लेक्शन होती है, ये राइट की तरफ होगी। तो यहाँ पर भी हवा का भी ऐसा ही सीन है, तो ये हवा इस टाइप से आपकी मूव हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो दिस आर कॉल्ड द ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको। और ट्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंशियंट और मेडिवल टाइम के अंदर इन विंड्स का यूज करते थे जो भी आपके मर्चेंट्स होते थे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स ट्रेड करने में, ट्रेड करने, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। सो ट्रेड विंड्स इन द टू हेमिस्फीयर मीट एट द आईटीसीजेड, ये हम बता चुके हैं कि ये आईटीसीजेड पे आकर के मीट करती हैं, वहां पे कन्वर्ज होती हैं और उसके बाद राइज करते हैं, क्लाउड बनते हैं और रेनफॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट कि ऑफशोर नेचर ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखो यहां पर जहां पर ट्रेड विंड्स है, कोई भी अगर कॉन्टिनेंट होगा, हमें पता है कि भाई ये इस टाइप से इनका मूवमेंट है, इस टाइप से इनका मूवमेंट है, तो कोई भी कॉन्टिनेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये कोई कॉन्टिनेंट है इस बेल्ट के अंदर और मूवमेंट हमारा एयर का इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए ओशन है, तो ओशन से हवा पिक कर, मॉइस्चर पिक करके ये ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ कॉन्टिनेंट में तो रेनफॉल करा देंगी, लेकिन वेस्टर्न जो कॉन्टिनेंट ऑफ होंगे यहाँ पर ड्राईनेस रहेगी, वहां पर ड्राई रहेगा। इसी यही कारण है कि इस पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर कोई भी कॉन्टिनेंट है तो उसका जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न साइड होगा, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे डेजर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पे ड्राई एयर, जब तक ये एयर कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके वेस्ट साइड तक पहुंचती है तो ड्राई होती है, तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं कराएगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, द ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का। सेकंड इज द वेस्टर्लीज, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज प्रेशर बेल्ट एयर की बात करेंगे यहाँ पर जो फ्लो करती है। देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो विंड्स फ्लो करती हैं, दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि वेस्टर्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेस्ट से आ रही होती है, ईस्टर्लीज उनको बोलते हैं जो ईस्ट से डायरेक्शन जहां से स्टार्ट होती है विंड, वहां से आप उसका नाम रखते हैं। वेस्टर्लीज मीन्स दे आर स्टार्टिंग, फॉर एग्जाम्पल एनी विंड इन दिस डायरेक्शन, इसको हम वेस्टर्ली बोलेंगे, भले ये ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट हम देखेंगे उसका। So they blow from the subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt. So they blow from the southern साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन का चेंज होने का कारण, इस टाइप की डायरेक्शन का चेंज होने का कारण क्या, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ये जो ब्लो करने का कारण है, राइटवर्ड जो शिफ्ट है, ऐसे होना चाहिए था एक्चुअली में, तो प्रेशर बेल्ट तो यही है, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, हाई से लो प्रेशर स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है अगेन कोरियोलिस फोर्स। दिस आर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। थर्ड इज द पोलर ईस्टर्ली। देखो ये पोलर एरिया, हमें पता पोलर एरियाज में हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर है 60 डिग्री पे, तो अगेन जो विंड्स होंगी दे विल मूव टुवर्ड्स दी 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर की तरफ वो मूव करेंगी हाई प्रेशर पोलर रीजन से। सो पोलर ईस्टर्ली जो होती हैं दे आर ड्राई एंड कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट की तरफ ये ब्लो कर रही होती हैं, दे आर कॉल्ड द पोलर ईस्टर्ली। सो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, प्लैनेटरी विंड्स के बारे में डिस्कस किया। अभी मूव ऑन करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेटरी विंड्स पे। देखो सबसे पहला क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, देखो कि हमें पता है ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, तो एक्सेसिव जो भी हीट बजट होता है अर्थ का उसको बैलेंस करने में मदद करती है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट साइक्लोन फॉर्मेशन, देयर कन्वर्जेंस फॉर्म्स द फ्रंट एट द सबपोलर लो। हमें पता है कि भाई जो एयर मास होता है, जब हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपके कोलाइड कर रहे होते 60 डिग्री पे, और इनको फ्लो कराने के पीछे, वहां तक 60 डिग्री तक ले जाने के पीछे जो विंड्स जिम्मेदार होती हैं, दे आर दी वेस्टर्ली विंड्स, दे आर दी trade, they are these planetary winds. Okay, planetary winds, cyclone formation, balance of heat budget, balancing the heat budget of earth, then is the regional climate. For example अभी मैंने आपको मानसून का बताया इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि आपका जो आईटीसीजेड है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ट्रेड विंड्स इसके ऊपर आकर के मिलेंगी, और मिलने के कारण वहां पर जहां पर भी ये शिफ्ट होगा वहां पर आपका रेनफॉल कराएगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि आपका रेनफॉल क्लाइमेट सिग्निफिकेंस। ओशन सिग्निफिकेंस क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स move east to west under the influence of the trade winds.
सो गल्फ स्ट्रीम मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये पॉइंट बहुत सिंपल है, ये जब आप ओशन करंट्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। हमें पता है, देखो हमने अभी क्या कहा आपको कि नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स जो है, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स मूव ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। इसको समझा देता हूं आपको। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका ये आपका 0 डिग्री, राइट, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपके करंट्स होंगे ओशन करंट्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स इस टाइप से आपके ट्रेड विंड्स फ्लो करेंगे, इस टाइप से आपके ट्रेड विंड्स आएंगे। तो ट्रेड विंड्स जब भी आपकी इस टाइप से यहाँ पर आकर के मर्ज कर रही होंगी तो सरफेस के ऊपर जो ओशन का वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसको भी ये अपने साथ वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपकी फ्लो करा देंगी, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कराएंगे आपकी ओशन वाटर को भी अंदर। तो देखो हमें मेन पॉइंट यही समझना था कि ओशन को, वाटर को मूव कराने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेड विंड्स का। सिमिलरली अब मान लीजिए कि कोई भी फॉर एग्जांपल करंट, ओशन करंट है, वो वेस्टर्लीज के अंदर फॉल कर रहा है, वेस्टर्ली बेल्ट के अंदर फॉल कर रहा है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन गल्फ स्ट्रीम फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी डायरेक्शन भी वेस्टर्लीज के जैसी है। अगर आप अमेरिका का कोस्ट देखोगे तो वहां पर इस ये वाला जो रीजन अमेरिका के कोस्ट का, इस टाइप से आपकी जो गल्फ स्ट्रीम है वो फ्लो करेगी। ये वाला बेल्ट है जो, ये आपका वेस्ट रिलीज विंड वाला बेल्ट, ओके। उसकी ये हमने ओशियन इन्फ्लुएंस देख लिया। तो जायर फॉर्मेशन, जायर्स हम देखेंगे ओशियनोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो जायर्स होते हैं वो इस रीजन के अंदर जायर्स बनते हैं, इस रीजन के अंदर जायर्स बनते हैं आपके। तो ओके, तो जो 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का जो रीजन है, इस डिग्री के रीजन के अंदर हमें पता है कि ट्रेड विंड्स इस टाइप से फ्लो कर रही होती है। ट्रेड विंड्स यहाँ के वाटर को एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट कराएंगी, और यहाँ पर आपकी वेस्टर्लीज होती हैं वो फर्दर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट कराएंगी। तो यहाँ का जो वाटर होता है वो एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन के अंदर, आई एम सो सॉरी, या एक क्लॉकवाइज सर्कुलेशन के अंदर, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। तो वाटर यहाँ पर मूव करता है क्लॉकवाइज सर्कुलेशन के अंदर। सो इस सर्कुलेशन वाले वाटर के अंदर जो वाटर मूव कर रहा था इस सर्कुलेशन के अंदर, तो यहाँ पे जायर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ओशियनिक जायर्स बन जाते हैं। सो दिस वन इज द ओशियनिक सिग्निफिकेंस। देन कम्स टू द जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। हम बता चुके हैं कि वेस्टर्न जो साइड्स होते हैं इस पर्टिकुलर बेल्ट की, वेस्टर्न साइड पे आपके डेजर्ट बन रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो ड्राई विंड्स, जो आपके ट्रेड विंड्स होती है, जब तक वहां पे पहुंचती हैं तो वो ड्राई हो रखी होती हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का पॉइंट क्या है? Their effect on the ocean current movement allow the transport of nutrient, thriving the biodiversity in the form of fisheries, planktons and the corals. तो इस पॉइंट को भी आप एक बार देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि डेजर्ट्स का जो, हम देखो ये हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो डेजर्ट्स होते हैं मोस्टली वो 20 और 30 डिग्री के बीच में मिलेंगे आपको, और वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, वेस्टर्न साइड। सो फॉर्मेशन ऑफ मेजर हॉट डेजर्ट्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर प्राइमरली बिटवीन 20 से 30 डिग्री के बीच में जो होगा वो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स में होगा। एटमोस्फेरिक कंडीशन इस रीजन, क्योंकि जो 30 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, ये आसपास की जो बेल्ट होती है हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट ये बनती है। सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट बनने के कारण यहाँ पे क्या होता है, डिसेंड करेगी हवा, एयर डिसेंड करेगी। जो एयर डिसेंड करेगी तो वो वार्म होती है, कंप्रेस होगी एयर, कंप्रेस और एडियाबैटिकली कंप्रेस होने के कारण यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं बनेगी, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मोस्टली डेजर्ट कंडीशन बनती हैं, जैसे कि साउथ सहारा के अंदर, सारा डेजर्ट है जो अफ्रीका के अंदर उसका। सेम थिंग गोज दिस थिंग ट्रेड विंड्स का पॉइंट कि भाई जो ट्रेड विंड्स होती हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जो ट्रेड विंड्स होती हैं आपकी वो इस टाइप से आपकी फ्लो कर रही होती है। तो ट्रेड विंड्स की इस डायरेक्शन के कारण क्या होता है कि जो आपका वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट और जो ईस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट को अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेनफॉल इस टाइप से, कोई भी विंड इस टाइप से, तो वो जो भी विंड होगी यहाँ पे विंड इस टाइप से, तो विंड्स यहाँ पर आपकी रेनफॉल करा देंगे, लेकिन जो वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट होगा, जो वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट होगा वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। तो वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे रेनफॉल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट्स ही बनेंगे ना जी, ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दी, ये हमने रीजन देख लिए कि किस एटमोस्फेरिक कंडीशन की वजह से 20 और 30 डिग्री के आसपास की जो रीजन होता है वहाँ पर वेस्ट कॉन्टिनेंट्स में आपके डेजर्ट्स मिलते हैं। जियोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, देखो जो जियोमॉर्फिक फैक्टर्स भी हैं बेसिकली यहाँ पे। जियोमॉर्फिक फैक्टर क्या है कि जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की साइड्स हैं वहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आपके अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे आपके रॉकीज माउंटेन है, रॉकीज माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला रीजन है लेटर से, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है, तो वेस्टर्लीज तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर पिक कर रही है ओशन से, लेकिन वो मॉइस्चर पिक करके यहाँ पर जो विंडवर्ड साइड है वो एंडीज माउंटेन का, विंडवर्ड साइड है जो रॉकीज माउंटेन का, वहां पर रेनफॉल कर, लेकिन लीवर्ड साइड में रेनफॉल नहीं हो पा रहा है। लीवर्ड साइड में रेनफॉल नहीं होने की वजह से मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स लीवर्ड साइड में, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के लीवर्ड साइड में आपके डेजर्ट्स हैं। सो एज द एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर द माउंटेन्स इट कूल्स एंड रिलीजेस प्रेसिपिटेशन।
जो ड्राई एयर होती है वो लीवर्ड साइड में डिसेंड कर जाती है, क्रिएटिंग द डेजर्ट। जैसे कि अमेरिका के अंदर यहाँ पे कौन सा डेजर्ट बना हुआ है, मोहेव डेजर्ट, जे यहाँ पे साइलेंट होता है, मोहेव डेजर्ट इसको बोलते हैं, मोहेव डेजर्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद कोल्ड ओशन करंट, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट के ना, वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट है, यहाँ पे कैलिफोर्निया, जैसे यहाँ पे पेरुवियन करंट्स है, तो कोल्ड करंट्स होने के कारण क्या होता है, डेसिकेटिंग इफेक्ट बनता है, क्योंकि कोल्ड एयर्स की वजह से मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है हवा की वो कम हो जाती है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता, तो इस वजह से भी कारण है। तो हमने मेजर रूप से 4 रीजंस देखे, 2 कारण जिसमें से क्लाइमेटिक थे, 2 रीजंस जिसमें से एक ओशियनोग्राफिक था और एक जियोमॉर्फिक कारण था। तो हमने तीनों ही जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के मेजर एस्पेक्ट होते हैं उन चारों ही एस्पेक्ट्स का यूज करके यहाँ के डेजर्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। देखो अभी तक जो हमने, मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं जो हमने यहाँ पे किया, डेजर्ट्स फॉर्मेशन किया, हमने सिग्निफिकेंस किया कि प्लैनेटरी विंड्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, टाइप्स क्या प्लैनेटरी विंड्स का, वो इस टाइप से जिस टाइप से फ्लो करती हैं वैसे क्यों फ्लो करती हैं। हम प्राइमरी विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स की बात कर चुके हैं। आईटीसीजेड क्या होता है, वो शिफ्ट क्यों करता है, कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम शिफ्ट करता है। चारों टाइप की प्रेशर बेल्ट्स का हम डिस्कशन कर चुके हैं आज की क्लास में। हॉट बल्ब टेम्परेचर, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्जन डिस्कस किया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए हैं। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम जो डिस्कस करना चालू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अब हम प्लैनेटरी विंड्स कंप्लीट कर चुके हैं आपका, तो सीजनल विंड से हम डिस्कस करना चालू करेंगे। तो सीजनल विंड्स हमारा सेकंड टॉपिक होगा विंड्स के बारे में, जिसमें हम मॉनसून डिस्कस करेंगे, वैली माउंटेन ब्रिज डिस्कस करेंगे, लैंड ब्रिज सी ब्रिज डिस्कस करेंगे, उसके बाद लोकल विंड्स पे आ जाएंगे। ओके, ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप अगर इसी टाइप से आप चाहते हैं कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपका रिवाइज हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और कोई भी डाउट है तो कोई भी डाउट को आप कमेंट में पूछिएगा, मैं कमेंट में रिजोल्व करूंगा उस डाउट को। ओके, सो थैंक यू सो मच।